20 अगस्त 2010 की सुबह में एम्प्लॉयज़ वाटर स्प्रिंग डाइव शॉप पर काम कर रहे थे जो पोंस डी लियोन फ्लोरिडा में स्थित थी। और उनमें से एक व्यक्ति 911 पर इमरजेंसी कॉल पुलिस को लगाता है और एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को मिसिंग पर्सन के ट्रक की एक लोकेशन पता चल जाती है। जब पुलिस ट्रक को पिकअप करने जाती है तभी उनको उस ट्रक में से एक वॉलेट जिसमें 1100 कैश प्लस सेल फोन और एक आईडी कार्ड था। बेन मैकडैनियल एज 30। बेन मैकडैनियल का बर्थ 15 अप्रैल 1980 का था और अपने तीनों बहन भाइयों से बड़ा था और उसकी फैमिली कोलियरविली टेनेसी में रहती थी। बेन एक ऐसा सक्सेसफुल यंगर बॉय था जिसको एडवेंचर बहुत पसंद था और जिस काम को हाथ लगा लेता था तो उसको पूरा कर कर ही छोड़ता था। हार मानने वाला वर्ड तो उसकी किताब में लिखा ही नहीं था, जिसकी वजह से वो कई चीजों में एक्सपर्ट बन गया था। बेन कभी कभी अपने यंगर ब्रदर के साथ रॉक क्लाइंबिंग पर भी चला जाता था। इसके साथ साथ वो पियानो में इतना एक्सपर्ट हो गया था कि फंक्शंस में फैमिली इवेंट्स भी करता था। बेन जब 15 साल का हो जाता है तो वो हाई स्कूल में चला जाता है। वहां जाकर वो डाइविंग वर्ल्ड में पैर रख लेता है और एक प्रोफेशनल डाइवर बनना चाहता था। इसके लिए वो स्कूल ईयर्स में हर रोज प्रैक्टिस और नई नई स्किल सीखता था। लेकिन जब तक बेन प्रोफेशनल डाइवर बनता है तब तक उसके स्कूल ईयर्स खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। लेकिन कुछ सालों बाद बेन 2004 में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाता है और उसे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की डिग्री मिल जाती है। और ग्रेजुएशन खत्म होने के साथ साथ वो अपनी एक बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी बना लेता है और बेन इस कंपनी से बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा लेता है। और इसके बाद उसकी मैरिज हो जाती है और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहता है। इसके बावजूद भी बेन ऐसी कौन सी गलती कर बैठता है कि किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। 2008 में बेन जब अपनी फैमिली के साथ मेम्फिस सिटी में आता है तो वो एक दिन अपने यंगर ब्रदर पॉल के साथ रॉक क्लाइंबिंग के लिए चला जाता है। रॉक क्लाइंबिंग करते करते उसके ब्रदर पॉल के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका ब्रदर एकदम ही नीचे गिर जाता है। बेन अपने ब्रदर को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता और उसके ब्रदर की डेथ हो जाती है। उसके बाद बेन अपने आप को ब्लेम देने लगता है कि उसके ब्रदर की डेथ उसकी वजह से हुई है और वो अपने ब्रदर को बचा नहीं पाया और अपने आप को गिल्टी फील करता है। डिप्रेशन में रहने के कारण उसको कंपनी में इतना लॉस हो जाता है कि उसकी कंपनी एकदम बंद हो जाती है। उसको इतना लॉस हुआ कि उसने गवर्नमेंट को $50,000 का कर्जा भी चुकाना था। इस सिचुएशन में उसकी वाइफ ने भी नहीं उसका साथ दिया और वो डाइवोर्स चार्ज कर देती है और बेन अकेला पड़ जाता है। कंपनी से लॉस और वाइफ से डिवोर्स होने के बावजूद भी बेन हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। वो फिर से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करने लगा और वो अपनी फैमिली के पास वापस घर चला जाता है। उसकी फैमिली उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है और बेन पेड वर्क भी करने लग जाता है। वो अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर दोबारा से शुरू करना चाहता था तो फिर उसकी फैमिली ने उसको एक बीच हाउस पर भेज दिया जो सेंटा रोजा बीच पर था। जीवन की जिम्मेदारियां और कठिनाइयों से बचने के लिए फिर से डाइविंग करनी शुरू कर देता है और अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए वो हर रोज सेंटा रोजा के बीच पर प्रैक्टिस करता था। महीनों की मेहनत मशक्कत करके बेन एक वोटेक्स स्प्रिंग नाम की जगह पर चला जाता है जो पोंस डी लियोन में थी, जिसके साथ फ्रेश वाटर के बड़े बड़े झरने थे। और 200 फीट के बाद एक केव शुरू हो जाती है जहां पर बेन जाने की कोशिश करता है और गुफा के 115 फीट पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो उसके आगे मत जाना। लेकिन जो भी डाइवर आता था वो इस साइन बोर्ड को इग्नोर कर देता था और आगे चला जाता था। और इस केव में 13 से ज्यादा डाइवर्स मर चुके थे, जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट केव के ठीक 300 फीट नीचे जंजीरों और तालों के साथ एक टेम्परेरी गेट लगा देती है। अगर कोई भी डाइवर उसके आगे जाना चाहता था तो उसको पहले गवर्नमेंट को केव डाइविंग सर्टिफिकेट का एक प्रूफ देना पड़ता था। बेन के पास वो सर्टिफिकेट नहीं था। वो फिर फ्लोरिडा से टेनेसी अपने घर वापस चला जाता है। उसको डाइविंग की पहले से थोड़ी सी नॉलेज थी और फिर वो डाइविंग इंस्ट्रक्टर बन जाता है और कुछ ही सालों बाद उसको केव डाइविंग सर्टिफिकेट मिल जाता है। और वो पहले से अपने घर वालों को क्लियर कर देता है कि वो डाइविंग रिलेटेड एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। और ठीक 14 अगस्त को बेन एक लेटर लिखकर घर वालों के लिए छोड़ जाता है जिस पर लिखा था कि वो घर वालों की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए थैंक्स करता है और वह वादा करता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे वो उनकी देखभाल करेगा। और ठीक 18 अगस्त को वो डाइविंग के लिए वोटेक्स केव पर वापस चला जाता है।
सारा दिन वो केव के बाहर बैठा अंदर जाने की प्लानिंग करता है। प्लानिंग के बाद बेन डाइविंग शो पर चला जाता है और अपने ऑक्सीजन के टैंक को फिल कराता है और कुछ जरूरी चीजें वहां से खरीद लेता है। रात को ठीक 7:30 बजे बेन केव में डाइव लगा देता है और जब वो डाइव लगाता है उसी समय दो डाइवर क्रोनिन और तरन केव में एक्सप्लोर कर बाहर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि बेन डाइव करता हुआ वाटर केव के अंदर एंटर हो रहा है। वो दोनों डाइवर बेन के बेस्ट फ्रेंड थे और जब बेन उनके पास पहुंचता है तो बेन उससे ताले की रिक्वेस्ट करता है और वो दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड थे तो वो उसको अनलॉक कर देते हैं और फिर बेन अपनी डाइविंग शुरू कर देता है। वो दोनों ही लास्ट पर्सन थे जिन्होंने बेन को आखिरी बार देखा था और 2 दिन हो गए थे। शॉप के एम्प्लॉयज देख रहे थे बेन का ट्रक वहाँ पार्किंग अलॉट में ही खड़ा है और वो अथॉरिटीज को कॉल कर देते हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस और बेन के 2 बेस्ट फ्रेंड वहां आ जाते हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो कहते हैं कि बेन डाइव लगाता हुआ केव में ही डूब गया है। ये खबरें बहुत तेजी से चारों ओर फैल जाती है लेकिन कोई भी इनकी इन्वेस्टिगेशन पर यकीन नहीं कर रहा था। उसके बाद बहुत सारे डाइवर्स केव के अंदर जाते हैं और बेन की डेड बॉडी ढूंढते हैं लेकिन उनको वहां पर कोई भी बॉडी नहीं मिलती। और उसके बाद एड सोर्सन एंड स्टीव कनीज जो डाइविंग के रिकवरी स्पेशलिस्ट थे वो कई दिन केव के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन उनको उसकी डेड बॉडी का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। और इस केस को प्राइवेट स्टाफ ने भी इसको इन्वेस्टिगेट किया था लेकिन आज तक कोई भी नहीं पता लगा पाया वो मिसिंग है और क्या उसकी डेथ हो चुकी है। इतने सालों तक बेन का कोई भी सबूत ना मिलने के कारण फ्लोरिडा की गवर्नमेंट ठीक 2013 में बेन का डेथ सर्टिफिकेट अनाउंस कर देती है और तब से लेकर आज तक कोई भी बेन मैकडोनाल्ड की इस डेथ मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।